नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर ट्रैवलग्राम। तो आज हम लेके आए हैं ट्रैवल गाइड एक ऐसे देश के लिए जो कि जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए और अपने रिच कल्चर के लिए। हम बात कर रहे हैं अपने एक पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल इतना प्यारा देश है, ये सभी को कुछ ना कुछ ऑफर करता है। चाहे आप ट्रैकिंग लवर हो, या फिर आप भक्ति भाव वाले हो, या फिर आप हिस्ट्री लवर हो, या फिर आपको जंगल में एडवेंचर करने का शौक हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली या फिर आपको आसमान की सवारी करना हो, ये सभी को कुछ ना कुछ ऑफर करेगा। तो हमने अपने नेपाल के सारे लाइव एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़ इस चैनल पे 9 व्लॉग के फॉर्म में आपके साथ शेयर किए हुए हैं। उसमें हमने काफ़ी सारी डिटेल्स कवर की हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो कि आपको नेपाल जाने से पहले जानना ज़रूरी है, जैसे कि बेस्ट टाइम टू विजिट, यहाँ पे कैसे पहुँचा जाए, होटल कहाँ लें, सिम कैसे लें, और करेंसी क्या है, और लोकल कम्यूट कैसे करें। ओह माय गॉड, बहुत सारे क्वेश्चंस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटनरी एंड बजट। तो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से कि नेपाल कब विजिट किया जाए। तो वैसे तो आप नेपाल साल में कभी भी विजिट कर सकते हो, बट जो इसका पीक ड्यूरेशन होता है वो अक्टूबर एंड नवंबर होता है, एंड मार्च से लेकर मई होता है। इस टाइम पे वेदर काफ़ी प्लीजेंट होता है एंड क्लियर होता है, एंड ट्रैकिंग के लिए आइडियल टाइम माना जाता है। दो हमें नेपाल को मानसून में अवॉइड करना चाहिए, जो कि है जून से सितंबर, बट इस टाइम पे नेपाल काफ़ी सस्ता रहता है, तो हम काफ़ी सारी चीप डील्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा दिसंबर से फरवरी नेपाल का विंटर्स टाइम है। ये एक आइडियल टाइम है जब हमें मंदिर, कल्चर, जगहें और हिस्टोरिकल प्लेसेस को घूमना हो, और हम लोगों ने भी फरवरी में ही इस जगह को विज़िट किया था। तो अभी तक हमें ये तो पता चल गया है कि बेस्ट टाइम क्या है, लेकिन कैसे ट्रैवल करना है, वीज़ा प्रोसेस क्या है। तो सबसे बेस्ट वे नेपाल में एंटर करने का है विया फ्लाइट। तो हम लोग नेपाल की कैपिटल काठमांडू में लैंड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हम इंडियंस को वहाँ पे कोई भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सिंपली अपने पासपोर्ट और इवन वोटर आईडी कार्ड के दिखा के भी नेपाल में एंट्री ले सकते हैं। और नेबर कंट्री का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हम रोड से भी कनेक्टेड है। हम अपना सेल्फ ड्राइव करके भी जा सकते हैं, या फिर बस सर्विसेज भी अवेलेबल है। तो अब जानते हैं कि फ़्लाइट कैसे बुक करना है। तो आप अपनी किसी भी फेवरेट फ़्लाइट बुकिंग साइट से यहाँ काठमांडू की फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। हम लोगों ने यूज़ की थी हमारी फेवरेट इज़ माई ट्रिप, दिल्ली से काठमांडू की फ़्लाइट। तो दिल्ली से काठमांडू की फ़्लाइट जाने की पड़ी थी 8000 फॉर कपल, बट स्ट्रेंजली वापसी की फ़्लाइट थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, जिसकी कॉस्ट पड़ी थी 13000। तो हमारे टोटल राउंड ट्रिप 2 लोगों की कॉस्ट पड़ी थी 21000। तो अब नेपाल में एंट्री तो हो गई, बट वहाँ पे पैसे का क्या सीन है? अपना इंडियन रुपया चलेगा क्या? चलेगा ना। सो बेसिकली नेपाल की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है NPR, नेपाली रुपयास, एंड वो लोग हंस के इंडियन करेंसी भी लेते हैं। लेकिन वही है, मोदी जी के घर के कारण, मतलब डीमोनेटाइजेशन के बाद से उन्होंने बड़े नोटों को लेना बंद कर दिया है। वो लोग 100 और 200 के नोट ले लेते हैं, यानी बहुत कम जगह पे बड़े नोट एक्सेप्टेड है। बट हम लोग हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप नेपाली रुपया ही यूज़ करें, क्योंकि अगर हम इंडियन रुपीज़ में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो एक्सचेंज रेट थोड़ा कम का देते हैं। वैसे तो एक्सचेंज रेट है एक इंडियन रुपया 1.6 नेपाली रुपया है, बट अगर हम इंडियन करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारे को एक्सचेंज रेट 1.45 या 1.5 का ही मिलेगा। तो आप यहाँ से भी नेपाली रुपीज़ कन्वर्ट करवा के लेके जा सकते हैं, या फिर वहाँ पे किसी भी ऑथराइज सेंटर से एक्सचेंज करवा सकते हैं, या सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ से कोई फॉरेक्स कार्ड ले लीजिए और वहाँ के ATM मशीन से कैश निकाल लीजिए। तो हमारे पास पैसा तो आ गया, बट बात करने का क्या, यानी नेटवर्क और इंटरनेट का क्या व्यवस्था है वहाँ पे। तो नेपाल में दुनिया से कनेक्टिविटी के लिए सबसे मोस्ट पॉपुलर टेलीकॉम सेल्स जो हैं वो है एनसेल और नेपाल टेलीकॉम। हम ये सिम्स एयरपोर्ट से भी बाय कर सकते हैं और सिटी से भी बाय कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे ये सिम काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, अराउंड 300 और 400 इंडियन रुपीज़ का पड़ा था, अराउंड 1 वीक की वैलिडिटी एंड 10 GB इंटरनेट। एंड वही सेम पैकेज हमने जब सिटी से बाय किया तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ी ओनली 100 और 200 नेपाली रुपीज़। क्योंकि मेरा सिम कार्ड हमने एयरपोर्ट से लिया था और गीतांशु का सिम कार्ड हमने लोकल शॉप से लिया था, और हमें डिफरेंस समझ में आ गया।
दुनिया से कनेक्टिविटी तो हो गई, लेकिन स्टे का क्या ऑप्शन है? तो स्टे डिपेंड करता है कि हमें नेपाल में घूमना क्या क्या है। तो नेपाल में प्लेसेस टू विजिट को हम मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है काठमांडू, दूसरा है पोखरा और तीसरा है चितवन। तो प्लेसेस टू विजिट की सारी डिटेल्स हमने पिछले वीक जो अपनी प्लेसेस टू विजिट की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसमें सारी चीज़ें कवर की हैं। सो यहाँ आप होटल की बुकिंग ऑनलाइन साइट से भी करवा सकते हैं, जैसे कि अगोड़ा, एयरबीएनबी, मेक माई ट्रिप, booking.com। और यहाँ पे जो प्राइस है होटल का ऑलमोस्ट इंडिया जैसे ही है। 2000 से 6000 की रेंज में आपको काफ़ी डिसेंट प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। तो हम लोगों ने अपनी आइटनरी के हिसाब से 2 नाइट का स्टे काठमांडू में रखा था, 2 नाइट का स्टे चितवन में और 3 नाइट का स्टे पोखरा में। सो यहाँ पे हमारा अकोमोडेशन तो हो गया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है? बॉस लोकल नेपाल में टैक्सीज तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब आपको उनके साथ काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएट करना पड़ेगा। उसके अलावा आप लोकल बसेस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक हैक है, आप वहाँ की लोकल टैक्सी है पठाओ को यूज़ कर सकते हैं। पठाओ हमारे यहाँ की ओला उबर की तरह ही है। पठाओ पे आपको डिसेंट डील्स मिल जाएंगी ट्रैवल करने के लिए। बिल्कुल। और इंट्रा सिटी के लिए फॉर एग्जांपल एक सिटी से दूसरी सिटी, जैसे आप काठमांडू से पोखरा जाते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप बस कर सकते हैं, या फ्लाइट कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का पर्सनल कैब कर सकते हैं। सो वी वोंट रिकमेंड कैब टू यू बिकॉज कैब बहुत कॉस्टली है। अराउंड 14 से 15 हज़ार रुपये चार्ज कर लेंगे वो एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करने के लिए। राइट। तो दूसरा ऑप्शन है बस का। ऑल्दो ये पॉकेट फ्रेंडली है, बट इसके साथ भी 2 बड़ी प्रॉब्लम है। पहला, बस सिर्फ मॉर्निंग में ही चलती है, एंड दूसरा यहाँ के रास्ते ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो हमारा पोखरा से काठमांडू का सफ़र जो कि सिर्फ 200 किलोमीटर का सफ़र था, उसमें 9.5 घंटे लग गए। वो सफ़र नहीं सफ़र हो गया था हमारे लिए। और तीसरा ऑप्शन है फ़्लाइट का, जो हम आपको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे विद इन 15-20 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। बट इसके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पे फ़्लाइट काफ़ी डिले होती है, आपको थोड़ा सा टाइम अपनी बकेट में कैरी करके चलना होगा। एंड फ़्लाइट थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन ज़रूर रहेगा, बट आप फ़्लाइट्स को बुक कर सकते हैं यहाँ की लोकल साइट बुद्धा एयर से। वहाँ से आपको मेजर सिटीज़ से नेपाल की सारी मेजर सिटीज़ के बीच में फ़्लाइट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जैसा कि बताया कि फ़्लाइट्स डिले होती रहती हैं, तो आप अपने फ़्लाइट के बोर्डिंग टाइम से कुछ देर पहले तक फ़्लाइट स्टेटस उसी साइट से चेक कर सकते हैं। तो अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो रही हो तो आप उसके हिसाब से अपना ट्रैवल टाइम एडजस्ट कर लीजिए। तो घूमने फिरने की तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हो गई, बट खाने का क्या सीन है बॉस? खाने के लिए आपको नेपाल में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको लगेगा ही नहीं आप नेपाल में हो, बिल्कुल इंडिया जैसी फील आएगी। आपको हर तरह का फूड मिल जाएगा, इवन आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। खाना टेस्टी है और अच्छा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। यहाँ का थुपका, मोमोज और नेपाली थालीज़ भी काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं नेपाल तो प्लीज़ ये ट्राई करें। एंड कॉस्ट भी काफ़ी नॉर्मल है, अराउंड 500 to 600 रुपीज़ में कपल का खाना इजीली हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल के एडवेंचर्स की। और एडवेंचर शुरू करते हैं पोखरा से। तो पोखरा में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक एक्टिविटी थी वो थी पैराग्लाइडिंग, बट करने के बाद अब नहीं लग रही है। पहले हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा डाइसी थे। बट फाइनली एक बार जो हम लोगों ने स्टार्ट किया वहाँ, उसके बाद लगा कि सब कुछ ईजी है। सो अगर आप भी डर रहे करना है नहीं करना है, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। तो इसके अलावा आप चितवन के जंगल में भी कई एडवेंचर्स कर सकते हैं, जैसे कि जंगल वॉक, जीप सफारी और कैनोइंग सफारी। इन सब के लिए आपको किसी भी प्री बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट रहते हैं, आप वहीं जाके अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। जंगल वॉक वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ है चितवन के जंगल में। आप इमेजिन कीजिए, आप जहाँ वॉक कर रहे हैं वहीं पे भालू और राइनोज भी वॉक कर रहे हैं। और हमने भालू को कितनी पास से देखा है। तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि अगर आप चितवन जा रहे हैं तो जंगल वॉक को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो यार नेपाल में भाषा का क्या सीन है? भाषा कोई भी बैरियर नहीं है। वैसे वहाँ की प्राइमरली लैंग्वेज जो है वो नेपालीज़ है, बट वो लोग हिंदी काफ़ी अच्छे से समझते हैं। अशु समझते ही नहीं है, फर्राटेदार हिंदी में बात करते हैं। और उसका एक रीज़न यही है कि वहाँ पे बॉलीवुड मूवीज़ और सीरियल्स काफ़ी अच्छे से लोग देखते हैं, तो उनके लिए लर्न करना ईजी हो गया है। तो
नेपाल जाके इंटरनेशनल वाली फील तो नहीं आई, लेकिन फिर भी कोई टाइम जोन का डिफरेंस है क्या? हाँ यार 15 मिनट का डिफरेंस है। लाइक नेपाल का टाइम हमारे IST से 15 मिनट आगे है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इतने इंतज़ार के बाद अब आता है हमारा $1 मिलियन क्वेश्चन कि आइटनरी क्या थी? तो आइडियली नेपाल 7 से 8 दिन का ट्रिप बनता है। Yes. हम लोगों ने ट्रैवल किया था नेपाल 8 दिन के लिए। हमारी आइटनरी थी डे 1 अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट पकड़ के हम लोग काठमांडू पहुंच गए। इवनिंग में हम लोगों ने भक्तपुर दरबार स्क्वायर कवर किया और नाइट स्टे किया काठमांडू में। हम लोगों ने होटल पशुपतिनाथ टेम्पल के पास में ही लिया था। होटल का नाम था होटल नारायणा। सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग हम पशुपतिनाथ टेम्पल गए। उसके बाद हम गए बुद्धा स्तूपा और हमारी फ़्लाइट थी उसके बाद चितवन की, बट कुछ फ़्लाइट में डिले था तो हम लोगों ने गार्डन ऑफ ड्रीम्स को कवर किया। नाइट स्टे हम लोगों ने चितवन में ही किया और इवनिंग में हम लोगों ने कल्चरल शो को भी एंजॉय किया। अगले दिन मॉर्निंग से ही हमारी सफारीज़ बुक थी। सबसे पहले हम लोगों ने कैनोइंग सफारी की, फिर हम लोगों ने जंगल वॉक किया और फिर हम लोगों ने जीप सफारी किया। एंड ये नाइट भी हम लोगों ने चितवन में ही स्पेंड की। होटल का नाम था जंगल रिसॉर्ट। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों की पोखरा की फ़्लाइट थी, तो फ्लाइट पकड़ के हम लोग पोखरा पहुंच गए और वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले जाके होटल में चेक किया। तो हम लोगों ने होटल फेवा लेक के पास में लिया था। होटल का नाम था फेवा लेक रिसॉर्ट। और इसी दिन हमने जाके सबसे पहले एक टैक्सी से डे टूर बुक कर लिया, जिसमें हमें टैक्सी वाले ने पुमदीकोट शिवा स्टैचू, वर्ल्ड पीस पगोड़ा, गुप्तेश्वर केव्स एंड देवी फॉल्स कवर करवाया। तो हमारा नाइट स्टे हुआ पोखरा में। नेक्स्ट डे हमने सेम टैक्सी वाले से एक और डे टूर का पैकेज बुक कर लिया था, जिसमें कि वो हमें अर्ली मॉर्निंग सारंगकोट व्यू पॉइंट ले गया, जो कि फेमस है अपने सनराइज़ के लिए। उसके बाद वो हमें लेके गए विंध्यावासिनी टेम्पल में। उसके बाद महिंद्रा केव्स, बैट केव्स, गोरखा म्यूज़ियम और सेगी रिवर गॉर्ज को कवर करवाया। इसके बाद इवनिंग में आके हम लोगों ने फेवा लेक को एंजॉय किया और वहाँ पे बोटिंग के मज़े लिए। नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में हम लोगों ने पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी की और इवनिंग में हम लोगों ने जाके विज़िट किया इंटरनेशनल माउंटेन म्यूज़ियम। एंड इतने में हम लोग पोखरा बहुत अच्छे से घूम चुके थे। तो इस रात को भी हमारा स्टे था पोखरा में। नेक्स्ट डे हम लोगों ने पोखरा से काठमांडू की बस बुक की हुई थी, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6-7 घंटे का सफ़र रहेगा, बट उसमें पूरा दिन लग गया। मॉर्निंग 8 AM की बस, हम लोग इवनिंग में 8 PM पे जाके होटल में चेक इन किए। इस दिन हम लोगों ने होटल काठमांडू दरबार स्क्वायर के बीच में ही बुक कर लिया था। होटल का नाम था वर्ल्ड हेरिटेज होटल और ये होटल बहुत ज़्यादा शानदार था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने सबसे पहले कवर किया काठमांडू दरबार स्क्वायर, उसके बाद शंभुनाथ स्तूपा और इवनिंग में कवर किया पटान दरबार स्क्वायर। इसी डे नाइट में हमारी रिटर्न की फ़्लाइट थी दिल्ली की। तो ये थी हमारी कंप्लीट 8 डेज़ की नेपाल की आइटनरी। अब बात करते हैं इस आइटनरी में कुछ मॉडिफिकेशंस की। तो अगर आपके पास 7 दिन का टाइम है तो आप ये सेम आइटनरी को फॉलो कर सकते हैं, जस्ट कि आप बस की सफ़र की बजाय पोखरा से काठमांडू फ़्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 4 से 5 दिन का टाइम है तो आप इन 3 में से किसी 2 सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस आप काठमांडू चितवन, पोखरा चितवन या फिर काठमांडू और पोखरा का चयन कर सकते हैं। और अगर आपके पास 8 से ज़्यादा दिन हैं तो आप नेपाल की कुछ और सिटीज़ जैसे कि जनकपुर, लुम्बिनी, नागरकोट, इनको भी अपनी आइटनरी में शामिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो से अब हमें सारे आंसर मिल गए, कब जाना है, कैसे जाना है, आइटनरी क्या है, क्या फॉलो करना है। लेकिन अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है, पैसा कितना उड़ाया वहाँ? तो यार हमारे तो ढेर सारे पैसे उड़ गए इस ट्रिप में, जिसके प्राइमरी रीज़न है कि हम लोगों ने इंटरसिटी फ़्लाइट से ट्रैवल किया था, होटल्स 3-4 स्टार बुक किए थे और ऑल्सो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की थी। तो पहले जानते हैं हमारे बजट का ब्रेकडाउन क्या था। तो दिल्ली से काठमांडू की 2 लोगों की आने जाने की फ़्लाइट पड़ी 21,000 की। 7 रात के होटल्स पड़े 21,000 के। वहाँ पे जो हमने एक्टिविटीज़ की जिसमें कि जंगल सफारी, पैराग्लाइडिंग इंक्लूडेड है, वो पड़ा 13,500 इंडियन रुपीज़ का। उसके अलावा लाइक हमने बताया था कि लोकल टैक्सीज़ काफ़ी महंगी हैं, तो लोकल टैक्सीज़ और जो हमने पोखरा से काठमांडू की बस की उसका कॉस्ट आया 12,000। उसके अलावा 8 दिनों का 2 लोगों का फूड का कॉस्ट पड़ा 12,500।
उसके अलावा जो हमने इंटरसिटी लोकल फ़्लाइट्स बुक की थी उनकी भी कॉस्ट पड़ी हम लोगों को 12,000 की। एंड उसके अलावा जितनी भी प्लेसेस टू विज़िट की टिकट्स एंड एंट्री कॉस्ट थी 8,000 की। तो टोटल बजट हमारा इस ट्रिप का पड़ा है 1,00,000 रुपए का। तो अब बात करते हैं, अगर आपको इसमें से कुछ बजट बचाना है तो आप कहाँ कहाँ बचा सकते हैं। तो आप इंटरसिटी के लिए फ़्लाइट की जगह बस का यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका कुछ बजट बच जाएगा। 3-4 स्टार होटल्स की बजाय आप 2-3 स्टार होटल्स बुक कर सकते हैं। आप कुछ एक्टिविटीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो उससे आपका ये ट्रिप 70 to 80,000 में भी हो सकता है। तो ये थी हमारी कंप्लीट ट्रैवल गाइड नेपाल की। हमने इसमें हर छोटी छोटी चीज़ को कवर करने की कोशिश की है, बट स्टिल आपके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस रह गए हों तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम YG_travelgram पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये हमारा ट्रैवल व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ट्रैवल गाइड अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो हम इन्हीं सारी मेमोरीज़ के साथ नेपाल सीरीज़ को एंड करते हैं, बट हम बहुत एक्साइटेड है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और बैग भी पैक है। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, हमारा तो ड्रीम ट्रिप है ही, बट आई एम प्रीटी श्योर आप में से भी बहुत से लोगों का वो ड्रीम ट्रिप होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।